नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम की यूनिट 1 का लास्ट क्लास है। इसके बाद जो क्लास आएगी वो हम लोग यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। अक्सर जब हम भारतीय ज्ञान सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये केवल पूजा पाठ, मंत्र या धर्म की बातें होगी। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। अब तक के क्लास में आपको ये पता चल चुका है। क्या आप जानते हैं कि जिस बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर आज आपका कंप्यूटर और वीडियो चल रहा है, उसकी नींव भारत में पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र में रखी थी। क्या आप जानते हैं कि जिस सर्जरी को हम मॉडर्न मानते हैं, वो भारत में 2500 साल पहले सुश्रुत कर रहे थे। तो आईकेएस केवल बीते कल की बात नहीं है, यह आज और कल की नींव है। तो आज के जो लेक्चर है, इसमें हम 3 बड़े सवालों के जवाब जानने वाले हैं। सबसे पहले सोर्सेस कि ये ज्ञान आया कहाँ से। दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि कैसे भारत में गणित, संगीत और विज्ञान सब एक ही थे। और तीसरा, वर्ल्ड व्यू यानी भारतीय लोग दुनिया को किस नज़र से देखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भागे ज्ञान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ आईकेएस। सबसे पहले सवाल, हमें यह सब पता कैसे चला कि हमारे पास ज्ञान के 2 मुख्य स्रोत है, 2 स्रोत है। सबसे पहला जो है वो है मौखिक परंपरा यानी कि ओरल ट्रेडिशन, जिसे हम श्रुति भी कहते हैं। दुनिया की बाकी सभ्यताओं ने अपना ज्ञान पत्थरों पर लिखकर बचाया, लेकिन भारत ने अपना ज्ञान लोगों के दिमाग में सुरक्षित रखा। इसे ही हम श्रुति परंपरा कहते हैं। श्रुति मतलब जो सुना गया हो, और वेद जो है उन्हें लिखा नहीं गया था, उन्हें सुनाया गया था। और दूसरा, स्मृति जो याद रखा गया हो। तो अब आप सोचेंगे कि दीदी अगर लिखा नहीं तो भूलते क्यों नहीं थे। यही तो भारतीय विज्ञान का कमाल था। उन्होंने मेमोरी टेक्निक्स बनाई, जैसे कि घनपाठ। इसमें एक मंत्र के शब्दों को आगे पीछे करके, जैसे 1 2 2 1 1 2 3, इस तरीके से रटा जाता था। इसके इससे क्या होता था कि एक भी शब्द बदलने की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। यही कारण है कि 5000 साल से वेद आज तक बिना किसी बदलाव के हम तक पहुंच रहे हैं। और दूसरा था लिखित परंपरा। लिखित परंपरा क्या थी? पांडुलिपियां। जब ज्ञान बहुत बढ़ गया तो लिखने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन हमारे पास कागज तो थे नहीं। तो हमने इस्तेमाल क्या किया? सबसे पहले ताड़पत्र, ये दक्षिण भारत में इस्तेमाल किया गया। दूसरा, भोजपत्र, इसे हिमालय और उत्तर भारत में इस्तेमाल किया गया। और तीसरा था ताम्रपत्र, ये जरूरी जमीन के दस्तावेजों के लिए प्रयोग किया गया। क्या आपको पता है कि भारत के पास आज भी लगभग 30 से 40 लाख पांडुलिपियां मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संग्रह है। इसमें से लाखों अभी भी पढ़ी नहीं गई है। सोचिए कितना सारा ज्ञान जो है अभी भी डिकोड होना बाकी है। अगर ये सारी चीज़ पढ़ लिया जाएगा तो हमें अपने इतिहास के बारे में और कितनी सारी रोमांचक चीज़ें पता चलने वाली है। अब हम लोग सोर्सेस के बाद चलते हैं इसके भाग 2 यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयी दृष्टिकोण। आप देखे होंगे अभी कॉलेज स्कूल्स में क्या होता है कि जो साइंस वाला है वो आर्ट्स नहीं पढ़ता, जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो मैथ से डरता है। हमने ज्ञान को जो है अलग अलग कमरों, अलग अलग विभाग में बांट दिया है। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर एक स्थापत्यकार था। वहाँ पर जो एक स्थापत्यकार यानी जो आर्किटेक्ट होता था, उनको गणित भी आना चाहिए था और एस्ट्रोनॉमी भी आना जरूरी था, यानी खगोल विज्ञान भी। आइए इसे हम 3 उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है गणित और धर्म, मैथ्स और रिचुअल। प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र लिखे गए। ये असल में यज्ञ वेदी बनाने की गाइड बुक थी। यज्ञ वेदी आपको पता है ना कि जो यज्ञ करने के लिए आप देखे होंगे कुछ मैथोलॉजी सीरियल्स में या फिर मूवीज में, यज्ञ करने के लिए जो वेदी बनाया जाता है जहाँ पे यज्ञ किया जाता है, वो किस तरीके से बनेगा इसके बारे शुल्ब सूत्र में लिखी गई थी।
लेकिन वेदी बनाने के लिए ईंटों को सही आकार में जोड़ना पड़ता था। इसी चक्कर में भारतीयों ने ज्योमिति यानी कि ज्योमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम का आविष्कार कर लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पूजा करनी थी और यहाँ पर धर्म और गणित जो है एक साथ मिल गए। दूसरा उदाहरण है विज्ञान और कला, साइंस और आर्ट। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप फोटो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप सुने जरूर होंगे कि वो देखने में बहुत खूबसूरत मूर्ति मंदिर है, लेकिन वो काम एक धूप घड़ी का करता है। वहाँ पे जो सूर्य की किरण है वहाँ सबसे पहले उस मंदिर के गर्भगृह में पहुँचती है, यानी यहाँ पे साइंस का यूज किया गया है। उसके पहियों पर पड़ने वाली जो छाया है उससे आप समय का अनुमान लगा सकते हैं, समय ही बता सकते हैं कि अभी क्या वक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जो सन की जो लाइट है वो वहाँ के पहियों में पड़ती है और उससे जो छाया बनती है उससे आपको समय का पता चलेगा। ये जो है साइंस और आर्ट दोनों एक साथ मिले हुए हैं। और तीसरा है उदाहरण है आपका संगीत और चिकित्सा, म्यूजिक और थेरेपी। सामवेद से भारतीय संगीत निकला। हमारे यहाँ माना जाता है कि अलग अलग राग हमारे शरीर और मन पर अलग असर डालते हैं। राग चिकित्सा IKS का ही हिस्सा है। यहाँ पर संगीत और हेल्थ एक साथ मिल गए। तो आपको इस पाठ से ये समझ आया कि IKS में कोई भी विषय अकेला नहीं है, सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब चलते हैं आज के थर्ड पार्ट की ओर, यानी कि द इंडियन वर्ल्ड व्यू, भारतीय विश्व दृष्टि। भारतीय लोग जो है वो दुनिया को कैसे देखते थे? वेस्टर्न नजरिया है मैन वर्सेस नेचर, यानी इंसान को प्रकृति को जीतना है। लेकिन भारतीय का नजरिया है मैन इज नेचर, इंसान ही प्रकृति का हिस्सा है। ये समझने के लिए आप दो संस्कृत सूत्र जो है वो याद रखिएगा। सबसे पहले यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, इसका मतलब है जो इस छोटे से शरीर में है वही उस विशाल ब्रह्मांड में है। हमारा शरीर उन्हीं 5 तत्व, पंच महाभूत जिसे कहा जाता है, उससे बना है और उसी पंच महाभूत से तारे और पहाड़ भी बने हैं। इसीलिए अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि भारत में नदियों, पेड़ों और पहाड़ों की पूजा होती है। ये जो है अंधविश्वास नहीं है, ये एक तरीके से पर्यावरण के लिए अवेयरनेस है। आप देखे होंगे कि जिन क्षेत्रों में पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है वहाँ पर भूस्खलन की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है वहाँ पे ज़मीन बंजर हो रही है, वहाँ पे बारिश ही नहीं आ रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और दूसरा है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ही परिवार है। आज जो है हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले महाउपनिषद ने कहा दिया था कि निज परोवेति गणना लघु चेतम, यानी यह मेरा है वो तेरा है। ये जो है ये छोटी सोच वाले करते हैं, विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार है। इसीलिए जब तो कुछ साल पहले जब भारत में G20 सम्मेलन किया गया था तो वहाँ का जो मंत्र एक रखा गया था वो था वसुदेव कुटुंबकम। भारत की जो दृष्टि है वो समग्र है, होलिस्टिक है। इसे हम टुकड़ों में नहीं देखते, ये वननेस में देखते हैं। हम मानते हैं कि एक ही कॉन्शियसनेस चींटी में भी है और एक ही वही चीज, वही चेतना जो है हाथी में भी है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने सीखा कि स्रोत कहाँ से आई। स्रोत है हमारा श्रुति और पांडुलिपिया, और हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी जहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो सब कुछ होलिस्टिक है। और तीसरा हमारा विश्व दृष्टि क्या है कि हम सब एक ही है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं का वर्णन करें तो आप जो है इन 3 पॉइंट्स को हेडलाइट बना के जरूर लिखिएगा। सबसे पहले समग्रता, होलिस्टिक नेचर। दूसरा अंतर विषयी, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। और तीसरा सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी।
मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको आईकेएस को रटने में नहीं बल्कि उसको समझने में मदद करेगा। अगली क्लास में जो है हम लोग यूनिट 2 की शुरुआत करने वाले हैं। तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।